हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए इंडियन इकोनॉमी जो आप लोगों का सब्सिडरी पेपर है उसका यह दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इन वीडियो में आप लोगों को इकोनॉमी से निचोड़ जो क्वेश्चन कह सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कल जो वीडियो अपलोड किया गया था वो था आर्थिक विकास से था और भारत में कृषि एवं कृषि नीति से संबंधित था, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारत में जो भी कृषि क्रांति हुआ था उसके बारे में, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, हरित क्रांति हो, तो उनमें से एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने जाना। तो उससे आगे अब आज हम लोग देखने वाले हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। पिछले वीडियो और इस वीडियो और संभवतः एक वीडियो और अपलोड होगा, क्योंकि इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा वाइड है और किस क्वेश्चन को छोड़े किस क्वेश्चन को नहीं छोड़े, इसी में क्या हुआ तो थोड़ा लंबा बन गया, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज़्यादा है जो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने इनमें शामिल कर लिए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा लंबा बन सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेटिव है। तो आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं ना वो कम्पिटिटिव का भी है। कंपटीशन का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, और खास करके मेरा पूरा का पूरा फोकस था जो एक एक क्वेश्चन को हम शामिल कर लें जो कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन भी करवाया हूं, तो मुझे पता है जो इंडियन इकोनॉमी पोर्शन से कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आता है। तो आपके सब्सिडी का तो प्रिपरेशन होता ही है, उसके साथ साथ कंपटीशन का भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज मैं लास्ट में कुछ एग्जाम से रिलेटेड मुख्य बातों का उल्लेख करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। और लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों को ऐसा ट्रिक मैं दूंगा ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि उसे मुझे क्या मिलेगा तो मोटिवेशन, और अगला वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है इसमें, एक अर्धविकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाए जिराफ की भांति है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर सिंगर का। प्रोफेसर सिंगर ने कहा है कि एक अर्धविकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाए जिराफ की भांति है, यानी कि एक अर्धविकसित देश का तुलना अफ्रीका के जिराफ से किए हैं। कौन? प्रोफेसर सिंगर। वैसे ही बिना पढ़े लिखे लोगों को जानवर से तुलना किया जाता है। जो अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो धरती पर एक प्रकार का बोझ होता है और जानवर के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए हमको हर हाल में पढ़ना है। पढ़ने का मतलब एग्जाम पास करना नहीं होता है, नॉलेज का अर्जन होता है। चलिए देखिए अगला है, अर्धविकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अर्धविकसित देश में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अर्धविकसित देशों में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है, यह परिभाषा किसकी है? कि जो अर्धविकसित देश वे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप देशों के प्रति व्यक्ति आय से कम हो। यह परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह परिभाषा दिया है कि जो अर्धविकसित देश वे हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है, तो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कम है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्धविकसित देशों में निम्न स्तरीय जनसंख्या साम्य जाल पाया जाता है। तो यह कथन जो किनका? यह है लेवेंस्टीन का यह कथन है कि जो अर्धविकसित देशों में निम्न स्तरीय जनसंख्या साम्य जाल पाया जाता है। अब अगला जो आप लोगों का चैप्टर है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण से। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उन्हें या तो हम राष्ट्रीय योजना से संबोधित कर सकते हैं या तो मैक्रो लेवल योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना को हम राष्ट्रीय योजना और मैक्रो लेवल योजना के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो पंचवर्षीय योजना है इस योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इस पोर्शन को ध्यान से
देखिए एक एक प्रश्न अनिवार्य है। अगला प्रश्न है इसमें, जो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ, तो मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ है। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो मार्च 1950 ईस्वी में। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, नियोजन संबंधित नीति निर्धारण करने वाली उच्च स्तरीय संस्था को कहते हैं। नियोजन संबंधित नीति निर्धारण करने वाली उच्च स्तरीय संस्था को हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। नियोजन संबंधित नीति निर्धारण करने वाली उच्च स्तरीय संस्था को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र के महत्वपूर्ण निकाय होते हैं। राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र के, राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र के महत्वपूर्ण निकाय होते हैं, तो आयोजना विभाग, आयोजना विभाग जो है वो राज्य स्तरीय नियोजन तंत्र के महत्वपूर्ण निकाय होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं एक एक करके भारत में हुए सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसका जो समय अवधि है वो 1951 से 56 है। याद कर लीजिएगा इस एक एक बातों को, क्योंकि आपके सब इंडियन इकोनॉमी का जो एग्जाम 14 को होने वाला है, यह उस वहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आपके साथ बहुत आगे जाएगा और आपके कंपटीशन में अच्छा हेल्प करेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1951 और 56 है। 5 साल का होता है पंचवर्षीय योजना, 51, 5, 56। यह जो मॉडल है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यह जो पंचवर्षीय योजना था वो हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। अगला है प्राथमिकता। देखिए पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता था वो था कृषि, कृषि पर जोर देना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। और ये कृषि जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि का जो कार्य होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुआ था वो 18% और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुआ था वो हुआ था 11%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में चलिए अब जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुआ। देखिए प्रथम को अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रथम हुआ था 51 से 56, तो 56 से 61 हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आपको डेट याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। इसका जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका जो अवधि था वो 56 से 61। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ ही आपको एक एक प्रश्न याद होते जा रहे हैं, और अगर नहीं भी होता है तो आप एक बार अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य में क्या था शामिल, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता में था, उच्च प्राथमिकता में था भारी उद्योगों व खनिजों में वृद्धि करना। भारी उद्योगों व खनिजों पर काम करना जो था यह उच्च प्राथमिकता था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इस पंचवर्षीय योजना पर जो था यानी कि भारी उद्योग और खनिज पर 24% राशि का व्यय किया गया था। द्वितीय प्राथमिकता जो था, प्रथम प्राथमिकता कह सकते हैं इसको उच्च प्राथमिकता, और द्वितीय प्राथमिकता जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो था यातायात व संचार। इस पर 28% राशि का व्यय हुआ था। 28% राशि का व्यय हुआ था यातायात व संचार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इस दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो 61 से 66। याद रखने में भी आसानी होगा आप लोगों को। 51 से 56 प्रथम था, 56 से 61 द्वितीय, और 61 से 66 तृतीय।
लगातार जो है वो चला आ रहा है। बीच में आगे चल के होगा डिफरेंस, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे ही करके हम सभी पंचवर्षीय योजना का डेट बता सकते हैं। तो अभी 3 बार लगातार चला था, 51, 56, 56, 61, 61, 66। तो अभी तक इसलिए हम बता दिए हैं, जो आपको डेट में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक याद कर लेंगे तो कंटिन्यू चलेगा। उद्देश्य जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना का वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। प्राथमिकता जो था इसमें कृषि तथा उद्योग दोनों, इसका जो प्राथमिकता था वो था कृषि तथा उद्योग, यानी कि प्रथम में कृषि, द्वितीय में उद्योग और तृतीय में कृषि एवं उद्योग, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य पे पूरी कामयाबी मिली नहीं थी। इसलिए इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिक लक्ष्य था, वैसे तो सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन प्राथमिकता जो था जिस पर ज्यादा फोकस किया गया था वो था कृषि तथा उद्योग। 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ से दो चीज पता चल सकता है। जो बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। इसमें क्या हुआ था? यह योजना उतना सफल नहीं हुआ था। सफल नहीं होने का मुख्य वजह क्या था? तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, ये 2 युद्ध और सूखा, ये 3 वजहों से यह योजना था वो असफल रहा था। इसी दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ, और हरित क्रांति के जो जनक हैं हम लोग जान चुके थे कल के वीडियो में। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लें। एग्जाम से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले तो बहुत सारा रेखा से, मनोरमा से एक वीडियो को डिस्कस करके अपलोड किया गया, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। देखिए, योजना अवकाश 66 से 69 ईस्वी का जो अवधि था 3 साल का, यह योजना अवकाश था। अब इससे पहले भी मैं बताया हूं, जो 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चला था, तो आप 51, 56, 56, 61, 61 ऐसे करके, लेकिन 66 से जो 69 का जो था ये योजना अवकाश में शामिल हो गया। तो अब इसके बारे में देखते हैं क्या था। देखिए, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। योजना अवकाश के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं क्या किया गया? तो तैयार किया गया। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। कृषि तथा उद्योग क्षेत्रों को क्या दिया गया? तो समान प्राथमिकता दिया गया। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। भारत में योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश आया? तो 3 बार। चलिए देखते हैं अगला है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये 69 से 74 के बीच में हुआ था। इसका जो मॉडल था वो था DR गार्डगिल मॉडल पर क्या था? आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो DR गार्डगिल मॉडल पर आधारित। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थायित्व के साथ विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसी दौरान श्वेत क्रांति का जन्म हुआ था। 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति हुआ था। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। चलिए देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1974 से 78। 74 से 78, देखिए 78 5 साल ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ राजनीतिक उथल पथल हुआ था, जिसके कारण से यह 5 वर्ष अपना पूरा योजना कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसी दौरान 1975 ईस्वी में देश में इमरजेंसी भी लागू हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या सब हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो वो था गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत हुई।
इसी योजना में यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब देखते हैं, ये था अनवरत योजना। ये अनवरत योजना जो था 1978 से 1980 के बीच में हुआ था। यह जो था गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। अनवरत योजना जो था वो गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। 1978-83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, वो भी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यह सरकार अस्थायी रहा और 1980 में क्या हुआ था, तो सरकार में परिवर्तन आ गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और इनके द्वारा जो अनवरत योजना का प्रारंभ किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया 1980 में। तो समझ गए होंगे जो अनवरत योजना क्या था, किस मॉडल पर आधारित है, क्या सब हुआ था। तो अब 1980 में समाप्त करने के बाद 1980 से 85 के ईस्वी के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में लाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठवीं पंचवर्षीय योजना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उसका सही उत्तर जाएगा गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 1980 से 85, जिसमें मॉडल किस मॉडल पर आधारित है तो पूरा डिटेल्स में बताया गया है, एक जगह पूरा कलेक्शन है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दें, मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और डाउट क्लियर निश्चित रूप से आपका होगा बिना किसी झिझक के। और निश्चित रूप से आप हमें कमेंट में बताइए जो आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही सेकेंड पार्ट का एग्जाम खत्म होगा हम आप लोगों के लिए थर्ड पार्ट का जो है वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होगा। कहीं भी कोचिंग पढ़ते होंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप इस चैनल को एक बार विजिट कीजिए, आप लोगों के लिए एक ना एक वीडियो रहेगा। जीएस का एक बहुत बड़ा भाग है जो बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो आप लोगों के लिए जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन इस चैनल से होगा। आप कोचिंग पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहे। चलिए देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 1985 से 90 में था और यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1985-90 में जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना में जो नारा दिया गया था वो था भोजन, काम और उत्पादन। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा दिया गया था वो था नारा क्या, भोजन, काम और उत्पादन। वैसे मैंने सोचा था आप लोगों को 1-2 वीडियो में ही फिनिश कर दूं इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। किस क्वेश्चन को लूं किस क्वेश्चन को छोड़ूं, इसी कंफ्यूजन में हम थोड़ा लंबा वीडियो दे दिए हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही वीडियो बना है। आप लोग देखेंगे, आप लोगों का ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। एग्जाम तो एक स्टेशन है, आपको उस स्टेशन को पार करके बहुत आगे चलना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही कोई फायदा होता नहीं है। ग्रेजुएशन कर लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, 2 पोस्ट आता है ग्रेजुएशन पास के लिए और उसके लिए 1-2 करोड़ एप्लीकेशन पड़ जाता है। तो ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें से 2 सीट के लिए आपको 1 करोड़ में से आपको पहला और दूसरा व्यक्ति बनना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। बिना क्वालिटी एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है मेहनत। और मेहनत से डरेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इस बात को याद रख लीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। सवाल बनाने का तो शॉर्टकट ट्रिक हो सकता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। जितना आप ट्रिक मारेंगे, जितना शॉर्टकट अपनाएंगे, उतना आप फंसते जाएंगे। इसलिए
ध्यान दीजिए पढ़ने पर, समय दीजिए, कोई ज़्यादा भारी है नहीं जो आपसे नहीं निकलेगा। कोई भी कंपटीशन अगर आप में जज्बा होगा तो आपको कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं। चलिए फिर से योजना अवकाश आ गया 1990 और 92 के बीच में, तो इसको हम फिर से अब देखते हैं एक एक करके। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 92 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण से यह योजना बनाई गई। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 92 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह योजना अर्थात योजना अवकाश जो था 90 से 92 यह अपनाया गया। अब चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1992 से 97 में हुआ था। इसका जो सर्वोच्च प्राथमिकता था वो था मानव संसाधन का विकास। क्वेश्चन आपका रहेगा जो मानव संसाधन का विकास पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो इसका उत्तर आपको लग देना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी वो था 97 से 2002 ईस्वी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वो था 97 से 2002 ईस्वी। इसका जो सर्वोच्च प्राथमिकता था वो था न्यायपूर्ण वितरण। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो था 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो था 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो है 2007 से 2012। 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 12 से 17 है, लेकिन यह अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, बीच में ही इसको भंग करना पड़ गया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है बम्बई योजना प्रस्तुत की गई। बम्बई योजना 1943 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। बम्बई योजना प्रस्तुत किया गया कब? 1943 ईस्वी में। बम्बई योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 1943 ईस्वी में। ध्यान रखिए। अगला है श्री एम विश्वेश्वरैया। श्री एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 ईस्वी में किस पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा तैयार की थी? प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा जो श्री एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में किस पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा तैयार की थी, तो इसका जो आप लोग उत्तर देंगे वो लिख लेंगे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या होगा? किस पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा तैयार की थी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किनके द्वारा? तो श्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। यह जुलाई 1991 में क्या किया गया था? तो लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति के अंग है, तो नई आर्थिक नीति के 3 अंग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण में क्या होता है? तो लाइसेंस का जो बाध्यता होता है उसको कम कर दिया जाता है। अर्थात अगर छोटे छोटे अगर उद्योग है तो उसको लाइसेंस से मुक्त कर दिया जाता है। अगर बहुत भारी उद्योग है तो उसके लाइसेंस में थोड़ा सहूलियत दिया जाता है, आसानी किया जाता है ताकि वो उद्योग स्थापना कर सके कोई भी आके। निजीकरण क्या होता है? तो कोई भी काम करने के लिए उसमें प्राइवेट आदमी को वो काम सौंप देता है ताकि कोई काम अच्छा से हो। और वैश्वीकरण क्या होता है? तो पूरे विश्व को एक बाजार का रूप दिया जाता है ताकि आप कहीं जाके बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उद्योग धंधा लगा सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई तो जुलाई 1991 ईस्वी में। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया 1985 ईस्वी में। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया कब? 1985 ईस्वी में। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो लागू किया गया वो जून 2000 ईस्वी में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो जून 2000 ईस्वी में।
चलिए अब अगला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है नियोजन काल में भारत का औद्योगिक विकास। इसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई तो 7.4%। प्रथम योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई तो 7.4%। अगला है वर्ष 1997-98 में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उद्योग का हिस्सा था तो 24.2%, 24.2% जो था वो उद्योग में हिस्सा था। किसका? जीडीपी का। सॉरी, जीडीपी में उद्योग का हिस्सा था। जीडीपी में जो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें उद्योग का हिस्सा था 24.2% 97-98 में। अगला है सन 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे तो सन 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्योग थे। अगला है औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए उपाय अपनाना चाहिए। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए उपाय अपनाना चाहिए तो पहला है होगा उत्पादन क्षमता को पूरा प्रयोग करना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग और मानवीय संबंध सुधार। ये 3 उपाय अपनाना चाहिए औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए। अगला है भारत में औद्योगिक नीति। तो भारत में औद्योगिक नीति लागू किया गया वर्ष 1991 ईस्वी में। भारत में औद्योगिक नीति लागू किया गया वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला है वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या है। वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उसका संख्या जो है वो 15 है। अगला है सन 1991 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी पूंजी की सीमा कर दिया गया है। पूंजी की सीमा कर दिया गया। सन 1991 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी पूंजी की सीमा को कर दिया गया तो 49%। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी से था। इंडियन इकोनॉमी से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो उसका डिस्कस यहाँ पे हो चुका है। अब बचा है आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसका वीडियो संभवतः क्योंकि परसों एग्जाम है तो हम कल सुबह तक 10 बजे के अंदर में अपलोड कर देंगे एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा समय मिल जाए उसको भी देखने का और तैयारी करने का। और आप लोगों को कोई भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम डाउट को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग इतना प्रिपरेशन करके जाइए ताकि आपको वहाँ पे अगर 1.5 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटे में आप लोग फिनिश कर दें। जैसे ही क्वेश्चन दे आप लोगों को समझ में आ रही है क्वेश्चन तो हमें आता ही है, और फटाफट आप टिक लगा के OMR शीट को फिल कर दें। और देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शन में होंगे सभी तो 99% उसका वही आंसर होता है। फिर भी 1% में तो डाउट है, तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी से देखना होगा। अगर 3 ऑप्शन में से 2 कम से कम आपको याद है, जो 2 सही है, तो तीसरा आपको देखना नहीं है। सभी जो ऑल ऑफ दीज होगा उसको क्या करना है तो फटाफट टिक कर देना है। ऑल ऑफ दीज को क्या करना है तो टिक कर लेना है, क्योंकि वो निश्चित रूप से सही उत्तर होगा, क्योंकि 2 सही है। तीसरा आप नहीं भी जानते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। और डेट थोड़ा है इसमें, अगला जो आएगा उसमें डेट का मेंशन करेंगे, तो जितने भी डेट से संबंधित होंगे उसको एक जगह कलेक्शन कर लेंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा, क्योंकि देखा हुआ होगा एक वीडियो 1-2 बार, तो निश्चित रूप से आप पकड़ लेंगे जो आंसर सही क्या होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। और कल रात में जैसे 8 बजे प्रत्येक रात अपलोड होता है तो अपलोड होगा ही, वो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वीडियो होगा। ऐसे ही मैं हैंड रिटन आप लोगों के लिए मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को शामिल करते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना, आप लोगों का प्रिपरेशन में कोई भी बाधा नहीं पहुँचे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। मैथिली हिंदी का ऐसा ही हुआ था। तो बने रहें आप हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपको अगर आप हमारे चैनल के एक वीडियो देखते हैं तो आपको किसी दूसरे चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए क्या करते हैं तो कुछ से कुछ कोई गेस कोई कुछ गलत सलत बता देते हैं, बाद में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करके जो सही है वही आप लोगों के लाता हूँ। मुझे कोई व्यू और उससे कोई लेना देना
है नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य है, आप लोगों को सही कंटेंट प्रदान करना। तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।